वो बताया था आपको कि आपके अंदर ये पर्टिकुलर दिया था आपको, इक्विटी एंड फिक्स इनकम एनालिसिस करने के लिए आपको वैल्यू करना आना चाहिए इक्विटी को और फिक्स इनकम एसेट्स को, यानी कि वैल्यू स्टॉक्स को और बॉन्ड को करना आना चाहिए कमोडिटीज को। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग, मतलब आपको फाइनेंशियल रेशियो मॉडलिंग का मतलब, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फाइनेंशियल रेशियोज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, पीई रेशियो, ईपीएस रेशियो, ईबीआईटी रेशियो, ईबीटी रेशियो, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और फोरकास्ट करना, अंदाजा लगाना भी आना चाहिए इन रेशियो के हिसाब से कि अगर रेशियो बढ़ता है तो क्या फायदा है, घटना है तो क्या फायदा है या नुकसान है। डीसीएफ मॉडल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पीई रेशियो क्या होते हैं, ईपीएस प्रोजेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में सिखाऊंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे एसेट एलोकेशन। सर अगर एक बंदे की एज ज्यादा है तो उसे डेट कितना लगाना है, एक बंदे की एज कम है तो उसे डेट में कितना पैसा लगाना है। डाइवर्सिफिकेशन को कैसे करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सर 100 रुपए अगर आपको लगाने तो सबके सब एक जगह पर मत लगाओ, उसे अलग अलग जगह पर लगाओ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा इक्विटी थोड़ा आपने लगा दिया जैसे रिलायंस में, थोड़ा टाटा में, थोड़ा अडानी में, थोड़ा बिरला में, थोड़ा डेट में, और थोड़ा गोल्ड में। ये आपने क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया, थोड़ा डेट में लगा दिया, थोड़ा गोल्ड में लगा दिया, थोड़ा इक्विटी में लगा दिया। इक्विटी में भी लगाया तो कोई एक ही कंपनी में नहीं लगाया, सारी कंपनीज में लगाया, तो इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क असेसमेंट भी आना चाहिए आपको। रिस्क असेसमेंट मतलब अगर किसी की एज ज्यादा है तो उसको रिस्क कम दो पोर्टफोलियो, अगर किसी की एज कम है तो उसे ज्यादा रिस्की में भी डाल सकते हैं। इंडस्ट्री और इकोनॉमिक की रिसर्च आपको करनी आनी चाहिए, ये एक लेसन है, आगे मैं पूरा कराऊंगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, हमने पढ़ा दी थी वैसे सारी चीजें, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन भी अच्छा हो, आप अपनी बात सामने को समझा सकें। एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी अच्छी चाहिए। एनालिटिकल मतलब सर डाटा एनालिसिस आना चाहिए आपको। एनालिटिकल मतलब डाटा एनालिसिस, कि जब आपके सामने डाटा है ना तो आपको नंबर्स ना दिखें, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि किस डाटा से क्या फायदा और क्या नुकसान है। ये बीच का आप अपने आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं। जो पढ़ने वाला है मैं वो थोड़ा थोड़ा एक बार रिवीजन करा के फिर आगे चलता हूँ। अब ये आ गया बेसिक प्रिंसिपल इंटरेक्शन विद कंपनीज या क्लाइंट। जब एक म्यूचुअल फंड के आप एनालिस्ट बन जाएंगे, रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे, तो आप कंपनीज और क्लाइंट से कैसे बात करेंगे। रिसर्च एनालिस्ट मस्ट फॉलो सर्टेन, ये पेपर में आता है कि उसे क्या क्या करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और 10 नंबर का आता है इसमें से। रिसर्च एनालिस्ट मस्ट फॉलो सर्टेन इथिकल, प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी प्रिंसिपल। कह रहा कुछ तो इथिकल है। इथिकल मतलब नैतिकता वाले, क्या आप अपने आप ही समझ लो भैया किसी का गलत नहीं करना है। कुछ प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल को कभी भी चाहे अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना चाहिए। आपको कोई ऐसी सलाह नहीं देनी है, आपको कोई ऐसी सलाह नहीं देनी है जिससे किसी का नुकसान हो जाए अपने फायदे के लिए, ये भी नहीं करना। और कुछ है रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जैसे कोई भी सलाह देते समय अपने डिस्क्लोजर जरूर दो, अगर कोई रिलेटेड पार्टी है तो डिस्क्लोजर दे दो, अगर आपका कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है तो डिस्क्लोजर दे दो, इस तरह के। व्हेन इंटरेक्टिंग विद द कंपनीज एंड क्लाइंट, जब कंपनीज से कब, जब आप किसी का एनालिस्ट बन जाएंगे तो कंपनी आपको कहती है आप हमारे को राय दीजिए। तो आप किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ आप जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट को एक रिपोर्ट बनाकर दोगे, उस रिपोर्ट पे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट लिखेगी, आपका नाम लिख देगी और अपना नाम भी लिख देगी, और उस रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब वो रिपोर्ट बनाई तो आपने है, लेकिन वो नाम अपना लिखेगी, साथ में आपका भी लिखेगी। तो तब आप कंपनी के साथ काम करते हो। जब आप किसी अपने डायरेक्ट क्लाइंट को बना के देते हो रिपोर्ट, तो वो क्लाइंट के साथ काम करते हो। दिस प्रिंसिपल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एक तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो सच है वो उसके अंदर दिखना चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब कि आप कोई भी बाइज्ड अप्रोच नहीं लोगे। इंटीग्रिटी मतलब कि आप ईमानदारी से काम करोगे, इंडिपेंडेंटली काम करोगे। एंड ट्रस्ट, आप किसी का विश्वास नहीं तोड़ोगे इन फाइनेंशियल मार्केट। कह रहा है आप तीन चीजें का ध्यान रखेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और ट्रस्ट नहीं तोड़ना आपने। वो आपके ऊपर विश्वास करके चल रहा है, अगर आपको कोई चीज पता चले जो बताने लायक है तो वो बतानी है, छुपानी नहीं है, वरना फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट टूट जाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट टूटने पे आपको जेल हो सकती है। एज पर रूल प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट नहीं तोड़ा जाता है एक टीचर के द्वारा, एक एनालिस्ट के द्वारा, एक कंसल्टेंट के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा और माँ बाप के द्वारा। अगर कभी आपके माँ बाप या आप अपने बच्चों का कुछ गलत करेंगे तो पुलिस वाले आपको पकड़ कर ले जाएंगे। आप उनसे पूछोगे भैया मेरे खिलाफ किसी ने रिपोर्ट कराई, नहीं कराई। बच्चे तो रिपोर्ट कर ही नहीं सकते 18 साल से पहले, वजह से किस बिहाफ पे आपको उठाकर ले जाएंगे। वो कहेंगे सर आपने प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट तोड़ दिया, आपके और आपके बच्चों के बीच में एक ट्रस्ट, विश्वास का नाता है जो आपने तोड़ दिया है। आपने उनके साथ कुछ गलत किया होगा तो उनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कहीं से पता चल गया आपके बच्चों का कुछ गलत हुआ है
तो वो अपनी तरफ से एक रिपोर्ट डाल देंगे और उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट टूट गया। तो इतना सबको समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? यस सर। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट आपके और आपके बच्चों के बीच में है, ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट आपके और आपके क्लाइंट के बीच में भी रहेगा। तो अगर क्लाइंट के साथ आपने कुछ गलत किया और बाद में पता चल गया कि आपने कुछ गलत जानबूझ के किया, तो सेबी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट के बिहाफ से। प्रिंसिपल फॉर इंटरेक्शन विद द कंपनी, कंपनी से बातचीत करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या है वो देख लीजिए। पहली है, सर आपने स्क्रीन शेयर करा हुआ है क्या? स्क्रीन शेयर हो रखी है। हाँ, हाँ मुझे नहीं दिख रही। बाकी सबको दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है। जिसको नहीं दिख रही है वो एक बार लेफ्ट कीजिए और दोबारा एडमिट हो जाइए। हो गए बेटा? रिमोट देना एसी। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोलिए। बेसिकली ये कल वाला ही है बॉन्ड का। ये जीरो कूपन बॉन्ड और कूपन बॉन्ड का एक बार डिफरेंस बताएंगे? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, जीरो का मतलब होता है शून्य, और बॉन्ड का मतलब होता है डेट, डिबेंचर्स। ऐसा डेट जिसपे कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, तो फिर से कोई खरीदेगा क्यों? ये क्या करते हैं, 1000 के बॉन्ड को डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं, मान लो 980 पे। तो ये कहते हैं 980 पे देंगे हम आपको, तो आपने खरीदा 980 पे, 5 साल बाद आपको 1000 वापस मिलेंगे, तो ये 20 रुपए ही प्रॉफिट है। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए बोलते हैं, इसमें हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ना एट द एंड ऑफ मिलता है, बस ये डीप डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं और पार पे इनकी रिडम्पशन हो जाता है एट पार वैल्यू पे। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है यही आपका प्रॉफिट होता है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि अगर आपने एक जीरो कूपन बॉन्ड 980 रुपए में खरीदा जो 5 साल बाद मैच्योर्ड है, 1000 रुपए का मिलेगा, तो बताओ आपने कितना कमाया? तो आपने कमाया है 20 रुपए 5 साल में, यानी कि 4 रुपए पर ईयर। और फिर इसको भी कंपाउंडिंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लगभग 3.something% की वैल्यू आएगी निकल के, वही आंसर होगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई? कंपाउंडिंग की वजह से 4 से थोड़ी कम आएगी वैल्यू परसेंटेज में। बट इसमें सर ऐसा भी तो होता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। जीरो कूपन बॉन्ड में क्वेश्चन आपको ये आएगा कि आपने 980 रुपए में जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा, 5 साल बाद उसमें 1000 रुपए मिलेंगे, बस आप अपनी यील्ड बता दो। अब वो बीच में क्या हुआ वो वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं ना, 5 साल पूरे हो गए हैं, आपको 1000 बस 1000 मिलने के बाद आपके पिताजी आपसे पूछ रहे हैं, बेटे तो 80 रुपए लगाए थे, 1000 मिले, तुमने कितने परसेंट कमाया? तो पापा ने ये पूछा ही नहीं ना, या भैया ने बड़े ने ये पूछा ही नहीं ना, बीच में क्या हुआ है कि 5 साल बाद ये होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सर बीच में अगर वैल्यू बढ़ गई तो बेच देना। मतलब ऐसा पॉसिबल है ना कि वैल्यू बढ़ सकती है? अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, अच्छा मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्यों बढ़ेगी? इसमें कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है। इंटरेस्ट तो है नहीं, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वैल्यू अब आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको मैं चलो क्वेश्चन बना देता हूँ, ये वाली बात समझ में आ गई सबको कि जीरो कूपन बॉन्ड पे यील्ड कैसे निकालते हैं? 4 रुपए कमाया आपने पर ईयर और 980 रुपए लगाए थे, तो 4 डिवाइड बाई 980 इंटू 100 करके इसकी यील्ड निकाल दोगे। लेकिन जो ये यील्ड निकलेगी सिंपल निकलेगी, इसे कंपाउंडिंग निकालना पड़ेगा। कंपाउंडिंग कैसे निकालते हैं आगे के लेसन में मैं सिखाऊंगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब एक भैया का क्वेश्चन है अलग से, सर अगर बीच में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो क्या जीरो कूपन बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, जीरो कूपन बॉन्ड का रेट बढ़ता है? वैल्यू मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने 900 रुपए में खरीदा और 1000 में बिकना है, तो आपने 10% कमाया टोटल, मान लो 2 ही साल के, 1 ही साल का था वैसे, तो 1 साल में आपने 10% कमाना है, इसमें 11% लगभग, क्योंकि आप कमाएंगे 100 रुपए 900 लगा के, लगभग 11% आप कमाएंगे। मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़कर 15% हो गए, तो जो इंसान 11% कमा रहा है वो 15 कमा सकता है, तो फिर वो इसमें पैसा क्यों लगाएगा? तो उसका रेट गिर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड का रेट गिर जाएगा। अब मान लो इंटरेस्ट हो गए, जब मार्केट का रेट 5% चल रहा है और आप 11% कमा रहे हो, तो इसका रेट तो बढ़ ही जाएगा ना। तो जीरो कूपन बॉन्ड का रेट भी घटता और बढ़ता दोनों। किसी को समझ में ना आया हो तो बोलिए, मैं फिर दोबारा समझा दूं। सबको समझ में आ गया शायद? वेरी गुड, सब स्टूडेंट आ गए हैं, एक दो को छोड़ के। बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कम से कम स्टूडेंट रोज आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम होती है घर में तो ही छुट्टी करते हैं, वरना करते नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कल से ना जितना पढ़ाया जाए वो पढ़कर तभी मजा आएगा पढ़ाने में। मेंटेन इंडिपेंडेंस,
अगर आपको कभी भी कंपनी से बात करनी है तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करना और ऑब्जेक्टिविटी। एक तो आपने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आप बाइस नेचर के नहीं होने चाहिए, कुछ बातें छुपाने वाले नहीं होने चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी, अपने काम के प्रति उत्तरदायित्व रहने चाहिए, मतलब कि आप ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। ये सब एनालिस्ट मस्ट प्रोवाइड द अनबाइस्ड रिसर्च विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए आपकी वाइफ वहां पर काम करती है, या आपने वहां पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या आपका कोई रिश्तेदार वहां पर काम करता है, या उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपनी को पहले ही बता दो, भैया किसी और को एनालिस्ट रख लो, मेरा तो साला यहाँ पर काम करता है, या मेरी वाइफ ने तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए के लगा रखे हैं, या मेरी वाइफ तो यहाँ पर पार्टनर है, या मेरी वाइफ तो यहाँ पर डायरेक्टर है, या मेरे वाइफ के पिताजी के भाई जो है ना यहाँ पर डायरेक्टर है। कोई भी अगर आपका किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी बाइस्ड हो रही है आपकी आपकी जो है यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और कंपनी फिर आपको हटा देगी, दूसरे को रख लेगी, क्योंकि सेबी ने बोल रखा है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उससे काम नहीं कराना चाहिए। तो ये आप अपनी तरफ से बता देना, ये मत सोचना अगर मैंने बता दिया तो मुझे हटा देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी है आपके ऊपर, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो गलत है, चाहे उसमें आपका नुकसान हो जाए। डू नॉट अलाउ कॉर्पोरेट रिलेशनशिप टू इम्पैक्ट रिसर्च कंक्लूजन। अब मान लीजिए आप एक कंपनी की रिसर्च पिछले 20 साल से कर रहे थे, जब एक बंदा किसी कंपनी में 20 साल से जुड़ा होता है तो वहां के डायरेक्टर से, वहां के एम्प्लॉय से दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन उस दोस्ती का फर्क आपने अपनी रिसर्च पे मत पड़ने देना, अपनी रिसर्च बिल्कुल ईमानदारी से ही करनी है। तो मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, समझ में आ गया, किसी से बाइस्ड नेचर का नहीं होना है, और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, और कुछ भी गलत काम नहीं करना है। जो भी आपको रिसर्च करने पे पता चला वो सब कुछ अपनी रिसर्च में लिख देना है। ये नहीं करना क्या रहे अंदर जानकार है तो चलिए ये नहीं बताते, ऐसा मत करना। चलिए आगे, आगे क्या है, सीक एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि बहुत मेहनत करना और ढूंढना, एक्यूरेट एंड सफिशिएंट, पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, बिल्कुल सही सही, कि बहुत ज्यादा मेहनत करके एक्यूरेट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन निकालना, फिर उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे अपना एनालिसिस करना। और कहां से मिलेगी इंफॉर्मेशन? रिलायबल सोर्सेज क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन और इंडस्ट्री रिपोर्ट, तीन जगह से आप ले सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हो, मैनेजमेंट से डिस्कस करके उनसे पता लगा सकते हो, और इंडस्ट्री में जो और लोगों ने रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट पढ़ के भी तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना, और बंदों की रिपोर्ट पढ़ के भी तो आप उस कंपनी के बारे में जान सकते हो। भाई हो सकता है ना कोई चीज आपके समझ में ना आई हो, किसी और के समझ में आ जाए, तो एक बार को आप वो भी पढ़ सकते हो। अब पेपर में क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं कि कौन कौन से रिलायबल सोर्सेज हैं, अगर पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलायबल सोर्सेज, तो और तीनों ये लिखे होंगे, लास्ट में आंसर होगा ऑल, तो आप आंसर लगाओगे ऑल। मेरे पेपर में क्या आया था? मेरे पेपर में आया था कि इनमें से कौन सा मोस्ट रिलायबल सोर्स है, इन तीनों में से मोस्ट रिलायबल सोर्स कौन सा है। चलो आप क्या आंसर देते हैं अगर होता है ऐसा? फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो कंपनी के बुक्स है, वो सही होंगे बिल्कुल। मैनेजमेंट आपको सही चीज ना बताए, या आपको पूरी बात समझ में ना, इंडस्ट्री रिपोर्ट में भी कुछ गलत हो सकता है, या ये अदर सोर्सेज का है, ये सब ना, ये सोर्स आउटसाइड से आए हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल कंपनी के अंदर से निकला है, वो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता, और वो ऑडिट भी हुआ हुआ है उसका। तो उसमें सबसे रिलायबल सोर्स जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मेरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे टिक लगाया था, और मेरा एक नंबर आ गया। चेक कैसे करना फैक्ट्स को बिफोर पब्लिशिंग रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर लेना। अगर आप अपनी रिपोर्ट में कुछ भी चीज लिखते हो और कल को वो गलत नजर आ जाए, गलत निकल जाए ना, तो उसकी गिल्टी आप होते हो, फिर आपको साबित करना पड़ता है कि सर मैंने किसी के कहने पे ऐसा नहीं किया। अगर आपने अपनी रिपोर्ट में कोई फैक्ट लिखा और वो फैक्ट झूठा निकल गया बाद में, तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। आपको साबित करना पड़ेगा बस कि सर मैंने किसी से पैसे वैसे नहीं लिए थे झूठ बोलने। अगर आपने साबित कर दिया तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप साबित नहीं कर पाए तो पेनल्टी लग सकती है और आपकी डिग्री जा सकती है। तो सोच के सारे फैक्ट्स ढूंढ ढांड के अपने पास सबूत इकट्ठे करके फाइल बना लेना। Sir, question है, sir, these all three financial statements will be available on internet, and management discussions also will be available on internet, in industry reports. Sir, is there any other sources which are paid that we need to analyze? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इंडस्ट्री एनालिसिस करोगे आप, अगर आप मान लीजिए कि आप वी वी मार्ट का एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? वी मार्ट कंपनी के स्टेटमेंट तो चेक करोगे ही करोगे, साथ में डी मार्ट के भी करोगे, विशाल मेगा मार्ट के भी करोगे, उसके कॉम्पिटिटर्स के भी करोगे। कॉम्पिटिटर्स के करने के बाद हमें ये पता लगेगा कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो जब कॉम्पिटिटर जैसे काम कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं,
क्या हम कॉम्पिटिटर से अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम कॉम्पिटिटर से बेकार काम कर रहे हैं? तो जब अपनी कंपनी को एनालिसिस करना होता है तो उसके कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस करना होता है। यहाँ पर गिवन ही नहीं है वो पॉइंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, हर एनालिस्ट अपना अलग तरीके से सोचता है। जब आप मुझे कहोगे ना सर ऐसा करो, जी लिमिटेड का आप जो है एनालिसिस करो, तो मैं खाली जी का नहीं करूंगा, मैं जी के साथ स्टार का भी करूंगा, हॉट स्टार का भी करूंगा, अमेजोन का भी करूंगा, मैं अमेरिका की कंपनियों का भी करूंगा, इंडिया की कंपनियों का भी करूंगा, क्योंकि अमेरिका की कंपनी करने से मुझे पता लग जाएगा कि अमेरिका की कंपनी ऐसा क्या ज्यादा कर रही है जो वो प्रॉफिटेबल है, और इंडिया की कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो वो नो प्रॉफिट में नहीं आ रही है। तो मैं एनालिसिस जरा अच्छे से कर पाऊंगा कि हम सही ट्रैक पे है या नहीं। भाई अमेरिका की कंपनी मान लो 20 साल पुरानी है, वो प्रॉफिट में है। इंडिया की कंपनी मान लो 4 साल पुरानी, तो वो बेचारी प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन क्या वो सही ट्रैक पे है? जो अमेरिका की कंपनी ने किया था वही कर रही है वो? तो मैं जब मैं एनालिसिस करूंगा तो पता नहीं मैं तो क्या क्या ढूंढता हूँ, ऐसे आप अपना दिमाग दौड़ा ही क्या क्या ढूंढना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी कंपनी की भी देखेंगे और कॉम्पिटिटिव कंपनी की भी देख लेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कशन करेंगे अपनी कंपनी का भी, और जो कॉम्पिटिटिव कंपनी की जो मैनेजमेंट ने कभी किसी से डिस्कशन किया होगा, और वो वाला जो इंटरव्यू नेट पे पड़ा हुआ होगा, हम उसे भी सुन लेंगे। तो उससे भी हमें पता लग जाएगा कि क्या हमारी कंपनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। इंडस्ट्री की रिपोर्ट तो चेक करेंगे ही करेंगे, जो दूसरी कंपनियों की रिपोर्ट आई है वो भी चेक कर लेंगे। हो सकता है ना वो सेम पॉइंट में अपनी कंपनी में भी चेक कर लूं। मान लो किसी कंपनी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये कंपनी का रिवेन्यू 10 गुना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, तो मुझे भी तो पता लग गया ना, मैं भी तो उसी इंडस्ट्री में हूँ। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है तो उस कंपनी का 10 गुना होगा, तो मेरा भी तो 10 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सर करने के लिए सर, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए बोलिए। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के हमें कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ पता चलता है, ठीक है, कि कंपनी के पास कैश जा रहा है, अच्छा बिजनेस कर रही है, पर क्यों ज्यादा अच्छा कर रही है ये कैसे पता चलेगा? उसकी तो वो स्ट्रेटजी क्या अपना रही है, क्या पॉलिसी अपना रही है, उसको कैसे जाना जाएगा? रेशो देखो, हम कंपनी का रेशो चेक करेंगे, पिछले साल नेट प्रॉफिट रेशो क्या था, इस साल नेट प्रॉफिट रेशो क्या है। अगर पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट अपॉन सेल करके जो रेशो आया था 10% आया था, मतलब कंपनी ने अपनी सेल पे 10% कमाया था सारे खर्चे लेस करने के बाद। और मान लीजिए इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशो 12% आ गया, तो रेशो बढ़ाने का एक ही तरीका है। देखो सेल बढ़ा जा सकती है, पहले आपने 10 रुपए की सेल करी, आपने 2 रुपए कमाए। अब आपने 20 रुपए की सेल कर लिया, आपने 4 रुपए कमाए। तो सेल बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, तो समझ में आता है। लेकिन रेशो कब बढ़ेगा? जब सेल प्राइस बढ़ेगा। चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, कंपनी ने पहले एक साल 1 लाख रुपए की सेल करी थी, नेट प्रॉफिट किया था 20,000। नेट प्रॉफिट रेशो जब कैलकुलेट करा 20% आया। कैसा आया? 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इन 20। ये 2024 था। 2025 में कंपनी की सेल हो गई 1,20,000, प्रॉफिट हो गया 25,000। तो आपके हिसाब से कंपनी बढ़िया कर रही है कि बेकार? बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा, नेट प्रॉफिट रेशो 25,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100 किया, 3 जीरो और 1 जीरो से 4 जीरो कट गई, 12 दूनी 24, जीरो 96, 20.08% आया। लग रहा था कि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, लेकिन जितना पिछले साल कमाया था उतना ही कमाया, बस 0.08% का फर्क है। अगर मैं इसे 25,000 की जगह 24,500 कर दूं ना, तो ये कंपनी बेकार हो जाएगी फिर आपके साथ। 24,000 कर दिया मैंने, ठीक है सर, कर ही देता हूँ। देखिए, एक कंपनी ने एक साल 1 लाख रुपए की सेल करी और 20,000 कमाया, तो 20% का नेट प्रॉफिट रेशो हो गया, एनपी रेशो, एनपी और सेल। 2025 में कंपनी का फिर से प्रॉफिट आया 1,20,000 की बार उसने कमाए हैं, मान लीजिए 22,000। तो नेट प्रॉफिट रेशो निकलेगा 22,000, 21 कर दीजिए, 21,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100। आंसर 20 से भी कम आएगा, है ना? तो आंसर आएगा 17% के लगभग, जो भी आएगा, कैलकुलेटर आपके पास होगा। तो आपको देखने में तो लग रहा है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन रेशो कम हो गया, तो ये कंपनी का शेयर गिरेगा, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रॉफिट जितना पहले साल कमा रही थी उतना भी नहीं कमा पाया। ऐसा हुआ क्यों? पहले कंपनी ने बेची होंगी मान लीजिए 1,000 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से। अब यहां पर कंपनी ने बेची होंगी
यूनिट तो बेच दी उसने 1300, लेकिन बेच दी 90 के हिसाब से, तब आया 1,20,000 के लगभग। तो क्या हुआ कि पहले 100 रुपए बेच रही थी, अब 90 बेची, यूनिट तो ज्यादा हो गई, 1,000 की जगह 1300 बेच दी, सेल भी बढ़ गई, 1 लाख की जगह 1,20,000 हो गई, लेकिन प्राइस कम हो गया। प्राइस कम होने की वजह से जो प्रॉफिट पहले हमारा 20 रुपए पीस होता था, पहले हम 100 रुपए पे 20 रुपए पीस कमा लेते थे, यहाँ पर 1,000 यूनिट पे 20 रुपए कमाते थे, अब यहाँ पर 1300 यूनिट पे 17 रुपए कमाने को मिल रहे हैं, तब जाके 21,000 आ रहा है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट पर यूनिट कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशो भी कम हो जाता है। तो मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कंपेयर करके तो ऐसा लग रहा था प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन जब हमने नेट प्रॉफिट रेशियो कंपेयर करा तो हमें पता चला अरे कंपनी का तो प्रॉफिट रेशियो ही कम हो गया, ये तो होल्ड नहीं कर पा रहे अपने रेट, मार्केट में से ज्यादा रेट नहीं मिल पा रहा है, इसे कम प्राइस करना पड़ रहा है अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। और अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो मतलब इन फ्यूचर हो सकता है कि वो 17 से 2% पे भी आ जाए और इन फ्यूचर उसका प्रोडक्टिव बिकना बंद हो जाए और वो लॉस में चले जाए। कंपनी वो बढ़िया जो कंसिस्टेंटली अपने नेट प्रॉफिट को बनाए रखे या फिर बढ़ाया जाए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर जब करते हैं, अलग अलग रेशो, ईबीआईटी रेशो, ईबीटी रेशो, पीबी रेशो, पीई रेशो और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशो, नेट इक्विटी रेशो, एंटरप्राइज वैल्यू, बुक वैल्यू, जब ये सब कैलकुलेट करते हैं और फिर इन्हें एक दूसरे साल से कंपेयर करते हैं, वहां से हमें पता चलता है कंपनी का शेयर चलेगा या नहीं चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चलता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत सारे रेशो निकाले जाते हैं और उन रेशोज को एनालिटिकल एनालिसिस किया जाता है उनका, तो पता चलता है कंपनी सही चल रही है या नहीं चल रही। समझ में आया? जी सर, जी सर। आपके बेटे के 500 में से 400 मार्क्स आए, he got 400 out of 500, it is got 80%, तो 80% हो गया ना। अगर 500 फुल मार्क्स है 500 और he got 400, तो जी 80% he got 80%। अब वो नेक्स्ट क्लास में आ गया, नेक्स्ट क्लास में उसके 1000 में से 700 मार्क्स आए। बेटा कहने लगा अरे पापा पिछली बार तो मैं 400 लाया था, अब की बार 700 ले आया, तो आप उसे लड्डू खिलाओगे कि थप्पड़ मारोगे? नहीं, परसेंटेज कम हो गए, 70 हो गए। परसेंटेज से कैलकुलेट करते हो ना, तो ऐसे तो ही। हाँ, तो मतलब 70% से ये हो गया कि उसने पढ़ाई नहीं की होगी, ये इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा कि इसने या बाल अच्छे से नहीं बिछा होगा या कोई प्रॉब्लम रही होगी। इंटरप्रिटेशन यही निकलेगा, पढ़ाई इसने अच्छे से नहीं की। जैसे आपने अपने बेटे के मार्क्स परसेंटेज में कैलकुलेट करे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मार्क्स रेशियो, मार्क्स रेशियो जी जी। परसेंटेज बोलते हैं ना भाई। मार्क्स हम्म। तो है ना भाई, 400 नंबर आए 800 में से, तो परसेंटेज कितनी होगी? 80%। उसका मार्क्स आने का रेशियो है 80% कि 100 में से 80 आए। फिर जब अगली बार उसके 1000 में 700 ही आए, तो आपने फिर से मार्क्स रेशियो कैलकुलेट करा, वो 70% हो गया। तो मीनिंग ये हो गया कि पहले आपका नेट प्रॉफिट रेशियो बच्चे का 80% था, अब 70 हो गया, मतलब ये तो डिक्लाइनिंग वे में। तो आपने उसे खुश होकर लड्डू नहीं बांटे, अरे पिछली बार 400 आए थे, अब की बार 700 आए। आपने कहा बेटा ये कम है नंबर, पहले 500 में से आए थे, 1000 में से आए। तो आपने उसे डांट दिया उस बात पे, आपने उसे बताया कि बेटे नंबर कम आए हैं। ऐसे ही जब कंपनी का प्रॉफिट 20,000 से बढ़ के 22,000 हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा है, पहले चेक करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ा है कि नहीं। तो नेट जी रेशियो बढ़ेगा तो आपको अच्छी बोलनी है, वरना नहीं बोलनी। लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपेयर नहीं करना चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशियो कंपेयर करना चाहिए। जी सर। अब जरा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बताता हूँ। ऐसी रिजल्ट आता है, जो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा, जैसे ही रिजल्ट आता है तो टीवी पे न्यूज लिखी हुई आती है। जैसे रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है, तो उसने सबसे पहले अपना प्रॉफिट बताया, न्यूज लिखी हुई आती है, पहले सेल बताते हैं, आए 10,049 करोड़ वर्सेस 9,081 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट क्वार्टर की जो आय, आय मतलब सेल, करंट क्वार्टर की जो सेल है वो 10,049 करोड़ आई है कंपनी की, और पिछले क्वार्टर में ये 9,081 करोड़ थी। ये इसका मतलब है। तो अगर खाली सेल बढ़ गई तो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि शेयर बढ़ेगा कि नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, 2-4 सेकंड बाद ही लिखा आता है नेट प्रॉफिट। वो आ गया मान लीजिए 8,000 करोड़ या 800 करोड़ वर्सेस 820 करोड़।
मतलब सर सेल तो बढ़ रही है लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्या मैं ये मान लूं कि उसका नेट प्रॉफिट रेशियो भी कम ही हुआ होगा? हाँ, ऐसा मालूम कर सकते थे। नेट प्रॉफिट रेशियो तो कम, कि डेटा चेंज हो रहा है। जब नेट प्रॉफिट ही कम हो गया और सेल बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट रेशियो तो कम ही हुआ होगा ना। मुझे कैलकुलेट जी करने सर। की भी जरूरत नहीं है, ये तो साफ हो रहा है। बाकी आप कैलकुलेट कर लो, नेट प्रॉफिट रेशियो इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, कम ही होकर आया। जी जी। चीज सेम है ना, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। अब अगर नेट प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी कम होगा, तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ेगा। मतलब नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो ऊपर वाली जो आइटम होती है वो सेम। देखो नेट प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट इज पॉजिटिवली रिलेटेड। पॉजिटिवली रिलेटेड मतलब अगर नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है, नेट प्रॉफिट घटता है तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी घट जाएगा। और नेट प्रॉफिट रेशियो एंड सेल इज इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड ऐसे लिखते हैं अपॉन में लगता। इसका मतलब क्या होता है, अगर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेल कम हो जाएगी, नेट प्रॉफिट रेशियो जब सेल बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट रेशियो अपने आप कम हो जाएगा। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो बोल दो, मेरे हिसाब से आ गई है। और सर नेट प्रॉफिट रेशियो घटने का एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने से क्या वो पीएल में दिखाया जाएगा? सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता है ना, अभी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज आएगा। डेप्रिसिएशन मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट रेशियो डाउन होने का रीजन। अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो पहली डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसे राइट ऑफ बोलते। मैंने समझाया भी था। डेप्रिसिएशन तो सिर्फ फिक्स एसेट पे लगता है, बाकी उसके अलावा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं उसे धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, वहां पर राइट ऑफ होगा। और अगर राइट ऑफ किया होगा तो प्रोपोर्शनेटली किया होगा, तो वो तो हर साल ही हो रहा होगा ना, इस साल नया थोड़ी हुआ है। बट ये है ना कि जैसे राइट ऑफ बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है उसके डाउन होने के सिर्फ एक यही कारण नहीं होता, और भी होते हैं। तो क्या हर टाइम में हमें हर टाइम किसी को कंसिडर करना पड़ेगा? ये है जैसे पीई वाला था, जैसे पीई वाला था कि हाँ हाँ मैं समझ गया। एक्सेप्शनल लॉसेस को शेयर वैल्यू करते समय कंसीडर नहीं किया जाता। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट एक्सेप्शनल लॉसेस की वजह से लेस हुआ होता है तो हम उसे वापस ऐड बैक कर लेते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। जब आप एनालिसिस करने लगोगे तब का पार्ट है, और वो हमें 8A और 10A में सिखाएंगे आपको। ये एक्सेप्शनल लॉसेस वाली बात मैं इसलिए छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आपके बीच में आ गई है तो मैंने बता दी कि अगर कोई एक्सेप्शनल लॉस हो जाए, आपका वन टाइम लॉस हो जाए, एक्सेप्शनल लॉस हो जाए, या फिर वन टाइम लॉस हो जाए जो बार बार नहीं होगा, जैसे भूकंप आ गया, भूकंप आने से अगर लॉस हुआ तो हमारी गलती नहीं, तो फिर हम उसकी वजह से शेयर नहीं गिराते, उसकी वजह से शेयर गिरता नहीं कि तो चलो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार तो नहीं होगा ना। तो वो शेयर की वैल्यू में उसे कंसीडर नहीं किया जाता कि शेयर गिरेगा या बढ़ेगा, उस चीज में उसे कंसीडर नहीं किया जाता, इन्वेस्टर भी नहीं करते। ठीक है, तो एक्सेप्शनल लॉस और वन टाइम लॉस को छोड़कर चलना होता है ये एनालिसिस करते समय कि कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। खैर, कंपनी का शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में तो बस नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला आपको पता है नेट। चलिए, तो सर हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन तो पता चलती है, लेकिन उसे आपस में कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, आगे सही से काम करेगी या नहीं करेगी, और उसी के हिसाब से हम फोरकास्ट कर पाते हैं। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी कर पाते हैं कि कंपनी का शेयर आगे बढ़ेगा या घटेगा। चलिए, कल मैंने आपको बताया था मैंने एनएचपीसी खरीदा था, आज वो 5% भाग गया था, मैंने बेच भी दिया और मैंने वो स्क्रीनशॉट अपना एक मेरे ग्रुप में उसमें डाल भी दिया, तो आपने देखा भी सबने। तो इस तरह की हम एनालिसिस करते रहते हैं और एक एक दिन में 40-40 हजार रुपए बचाते रहते हैं। कल मैंने एक लॉट खरीदा था एनएचपीसी को, उसमें 40 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ आज। सर आपका कोई टेलीग्राम चैनल है? मैं ये उल्टे सीधे काम नहीं करता, मेरे को पैसा, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ काम, मैं पढ़ाता हूँ शौक के लिए, बाकी मैं अपना काम करता हूँ, अपने क्लाइंट्स का काम करता हूँ, वहां से बहुत पैसे मिल जाते हैं। टेलीग्राम बनाए कुछ नहीं मिलता, टाइम वेस्ट है। चलिए, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियली मतलब गोपनीयता। गोपनीयता मतलब किसी की कोई बात किसी को बतानी नहीं है। मान लो आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो आपको तो उसके अंदर की सारी बातें पता लग जाएंगी,
वो किसी को भी बतानी नहीं है, अगर बता दी तो डिग्री चली जाएगी और पेनल्टी अलग से लगेगी। डू नॉट डिस्क्लोज नॉन पब्लिक और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बाहर बताई नहीं जाती, जैसे मान लीजिए कंपनी कोई मर्जर करने वाली है, अब ये बात आपको पता लग गई तो आप बाहर नहीं बताओगे जब तक कंपनी उसको खुद ना बताए। मान लीजिए कंपनी अपना बिजनेस कुछ बंद करने की सोच रही है, या कंपनी को कुछ मतलब बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, या कंपनी कोई बहुत बड़ा काम करने वाली है जो अभी तक मार्केट में किसी को नहीं पता, तो आप भी नहीं बता सकते, उसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। जब तक कि कंपनी ही उस इन्फॉर्मेशन को अपना बाहर ना बताए तब तक कोई नहीं बता सकता, ना कोई एम्प्लॉय, ना आप, कोई भी नहीं बता सकता। और ये ध्यान रखने का काम कंपनी का होता है कि कोई ना बताए, और अगर किसी ने बता दिया तो फिर हो जाएगा गलत, फिर कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी और जिसने बताया उसके ऊपर भी। तो अगर आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है तो किसी को बतानी नहीं है। फॉलो सेबी एंड ग्लोबल रेगुलेशन ऑन हैंडलिंग सेंसिटिव कॉर्पोरेट डेटा। सेंसिटिव कॉर्पोरेट डेटा को बताया नहीं जाता, इसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस आई हुई हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। बता दी तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो इसका ध्यान रखना। कंडक्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मीटिंग, कह रहा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मीटिंग्स आपको कंडक्ट करनी है, और जो भी चीज उनसे पूछना है वो पूछ लेना। कोई गिफ्ट या पर्सनल बेनिफिट, कोई रिश्वत वगैरह, गिफ्ट और पर्सनल बेनिफिट को हिंदी में बोलते हैं रिश्वत, अनड्यू फेवर रिश्वत। भैया कोई रिश्वत मत लेना, रिश्वत नहीं लेनी है। रेलिवेंट एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछना, और जो उसके आंसर से आपको समझ में आएगा वो अपनी रिपोर्ट में डाल देना। कोई फालतू की चीज मत लेना, गिफ्ट चाय वगैरह, चाय पानी का खर्चा मत मांगना उनसे। और डिस्क्लोज इफ द एनालिस्ट ऑफ देयर फर्म होल्ड इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, और अगर आपकी कंपनी, आपका कोई पार्टनर, आपका कोई रिश्तेदार, या आप खुद उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो ये बात बता दें। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट, एक जो आपका रिसर्च होनी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दे वर्क फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी रिसर्च ऑरिजिनेटर के लिए काम कर रहे हैं या बुटीक फर्म के लिए काम कर रहे हैं, सेपरेट फ्रॉम फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म। अपना काम तो आप करते ही है सर, लेकिन आप किसी कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं। एंड सेल देयर रिसर्च टू अदर, और या फिर आप किसी और की रिसर्च को आगे सेल करते हैं, अपनी रिसर्च तो आप करते नहीं, लेकिन रिसर्च मेरे से करवा लेते हैं। लेकिन आप अपने क्लाइंट को मेरी रिसर्च ही क्या कह देते हैं, अरे शिवम सर तो हमारे एनालिस्ट हैं, शिवम सर हमारी कंपनी का पार्टनर, मेरी रिसर्च को आप आगे सेल करते हो ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस, और उस रिसर्च को बेचने के पैसे लेते हो। देयर क्लाइंट कुड बी द इन्वेस्टर, और देयर क्लाइंट कुड बी द इन्वेस्टर। अब अगर मान लीजिए रिसर्च मैंने की, रिपोर्ट मैंने बनाई, आप तो सिर्फ सेल करने का काम कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टर, क्योंकि रिसर्च आपने नहीं करी। यहाँ पर एनालिस्ट कौन हूं मैं, आप तो सिर्फ बेचने का काम कर रहे हो। अगर आप सिर्फ बेचने का काम कर रहे हो तो आप वहां पर इन्वेस्टर हो सकते हो, आपको कोई अपना आपको अपना कोई वो भी देने की जरूरत नहीं, डिस्क्लोजर। लेकिन जो एनालिस्ट है, जिसने रिसर्च बनाई, जो अपना नाम लिख रहा है उसमें, और जो उस रिसर्च का पार्ट था, वो नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर। तो कह रहे हो आप उसमें इन्वेस्टर हो सकते हो, इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हो, रेगुलेटर हो सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह कुछ भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंड मैनेजर भी हो सकते हो। दे ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन द बिजनेस और इंडस्ट्री, आप उस कंपनी पे रिलेटेड में बिजनेस और इंडस्ट्री की रिपोर्ट दे सकते हो, सेक्टर पे रिसर्च रिपोर्ट दे सकते हो। पर्पस ऑफ दीज रिपोर्ट कुड वेरी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी टू अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन लैंडस्केप, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सेट्रा। कह रहा वो सारी रिपोर्ट दे सकते हो। अगर मान लीजिए वो कंपनी मर्जर करना चाहती है तो मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वाली रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो। अगर वो कंपनी किसी का एक्विजिशन करना चाहती है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वाली भी बनाकर दे सकते हो। अगर उस सेक्टर के बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो कंपनी के बारे में तो कर नहीं रहे, सेक्टर के बारे में रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टर हो या आपका कोई रिलेटिव इन्वेस्टर है तो उस केस में आप उस कंपनी का रिसर्च नहीं कर सकते खुद। इतना समझ में आ गया? सबको आ गया? जी सर। इन अ नटशेल, नटशेल मतलब शॉर्ट में, रोल ऑफ रिसर्च एनालिसिस दैट ऑफ अ सिलेक्टर। कह रहा रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है, सिलेक्टर बनना है तुम्हें। टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, कर रहे हो तो स्टडी बड़ी डिटेल में है। इवैल्यूएट देयर पास्ट परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस उनकी कैसी थी, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं, सब कुछ चेक करना है। एनालाइज हाउ अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन द फ्यूचर, और वहां से एनालाइज करना पड़ेगा कि कंपनी फ्यूचर में कैसा काम करेगी, एंड मेक रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। और फिर वो एनालिसिस करने के बाद फिर आपको बताना खरीदना है या नहीं खरीदना है। प्रिंसिपल फॉर इंटरेक्शन विद क्लाइंट, सर क्लाइंट से इंटरेक्शन करते समय क्या करना है, बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन एक्सेस द क्लाइंट इन्वेस्टमेंट गोल। जब भी आप किसी को कहते हो भैया ये शेयर खरीद लो, पहले उससे पूछ लो भैया कितने साल के लिए पैसा लगा रहा है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। अब अगर कोई 1 साल के लिए पैसा लगा रहा हो तो इक्विटी में पैसा मत लगा देना। इक्विटी में पैसा सिर्फ उसी का लगाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है, मिनिमम 5 साल, बहुत ही छोटा और 3 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। रिस्क एपेटाइट देखो सर, क्या वो रिस्क ले सकता है, अगर कोई रिस्क ले सकता है तो इक्विटी में पैसा लगाओ, क्योंकि इक्विटी में सारा पैसा उड़ भी जाता है। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर डेट में पैसा लगाओ। टाइम ओरिजिन क्या वो चेक कर लेना।
डू नॉट सजेस्ट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट टू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कौन होता है? लो रिस्क इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कौन होता है? जो रिस्क कम ले सकता है। तो जो लो रिस्क इन्वेस्टर है उसे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मत दिलवा देना। चलिए बाकी आप सब खुद पढ़ेंगे। प्रोवाइड क्लियर अनबाइस्ड एथिकल एडवाइस, सब वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। सब कुछ साफ रखना है आपने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंप्लायंस विद सेबी एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। आपको सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो क्या है? सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014 बोलती है, वाइल एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स, जब आप एडवाइजिंग क्लाइंट, जब आप क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हो तो आपको ये रिसर्च रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अभी सर रिसर्च रेगुलेशन कौन पढ़ाएगा? लेसन नंबर 13 यही है। लेसन नंबर 13 यानी कि इस बुक का लास्ट चैप्टर यही है कि रिसर्च एनालिस्ट को क्या क्या फॉलो करना है। तो तब मैं मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। अगर आपने रिसर्च रिपोर्ट करी है ना और जो आपने इंटरेक्शन करे अपने मैनेजमेंट से, सबको लिख लेना। मैनेजमेंट से आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो और जो उसका जो भी वो आंसर देते हैं उसे लिख लेना। लिखने के बाद मैनेजमेंट के साइन करा लेना। मान लो कल को आपने अपनी रिपोर्ट में छाप दिया, ये कंपनी तो जी 10 कंपनियां खरीदने वाली है, और कंपनी कहने लगे हम तो खरीदने नहीं वाले, पता नहीं क्यों छाप दिया। आप कहोगे हमने मैनेजमेंट से पूछा था, मैनेजमेंट का हमने बताया ही नहीं था। फिर तो आपके पास हर चीज जो आप अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हो उसका प्रूफ होना चाहिए। आपने अगर मैनेजमेंट से कुछ पूछा तो उसे एक पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखने के बाद मैनेजमेंट पे साइन कराओ। मैनेजमेंट आपको साइन करके देगा, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, एमआर। फिर आपको मैनेजमेंट एमआर बना के देगा कि हाँ हमने आपको ये सब बोला। फिर वो अपनी फाइल में लगा लेना। फाइल में लगाने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिख देना। कल को अगर कोई केस वेस कर दे आप तो भैया कहाँ से लिखा तुमने पैसे खाए, तो कह देना जी हमने पैसे वैसे कुछ नहीं खाए, हमें तो मैनेजमेंट ने बताया था, बाकी गलत है, सही है, मैनेजमेंट से पूछो, हमारा काम खत्म। तो अगर आपकी फाइल में वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लगी हुई होगी, उनके साइन करी हुई, तो आप बच जाओगे, वरना नहीं बचोगे। तो कोई भी रिपोर्ट इशू करने से पहले उसके अंदर जो बोलोगे उसके सबके प्रूफ होने चाहिए आपके पास। या फिर रिपोर्ट में ऐसे लिखना, मेरे हिसाब से ऐसा है लेकिन मुझे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहले ही बोल दिया इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट में कोई यकीन भी नहीं करेगा जब तुझे कंफर्मेशन नहीं, तो वही रिपोर्टर क्या करे। तो ज्यादा अच्छा है कि आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लो। अवॉइड मार्केट मैनिपुलेशन एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अगर कोई मार्केट में रूमर चल रहा है उस पर विश्वास मत करना। अगर विश्वास कर लिया तो पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि आपके पास तो कुछ उसमें रिकॉर्ड है ही नहीं, आपके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं उसका। प्रूफ वाले आइटम ही लिखना। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के भले में काम करना है। एंश्योर फेयर डीलिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस को ध्यान रखना। कंक्लूजन आप पढ़ लेंगे। केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती है और ये एक्चुअल की है, सचमुच की है। चलो जरा पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या है? एबीसी सिक्योरिटी रेप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म थी। ब्रोकरेज फर्म मतलब जैसे एंजल होता है ना, एक ऐसी रेप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म थी। तो एबीसी सिक्योरिटी थी, उसका एम्प्लॉइज रिसर्च एनालिस्ट राहुल। राहुल नाम का एक बंदा उनके रिसर्च एनालिस्ट था। हु इज रिस्पांसिबल फॉर एनालाइजिंग एंड रिकमेंडिंग स्टॉक्स टू द इन्वेस्टर। वो ना जैसे आपने बताया ना आईसीआईसी डायरेक्ट ने सर बहुत सारे शेयर मुझे रिकमेंड करे थे, सारे डूब गए, ऐसे ही राहुल था। राहुल ने भी आईसीआईसी डायरेक्ट में था वो, और वो ऐसे ही स्टॉक रिकमेंड करता था। वन डे राहुल फर्म टेक्स ऑन XYZ लिमिटेड। राहुल ने क्या करा, XYZ लिमिटेड वो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट। XYZ लिमिटेड राहुल के पास आई, मतलब एबीसी लिमिटेड के पास आई, सर आप मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओ। कंपनी इज लुकिंग टू रेज फंड्स थ्रू द आईपीओ। कहने लगी सर आप मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओ, मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लाना चाहती हूँ, आप मेरा ये आईपीओ बिकवा दो। मतलब अपने क्लाइंट्स को ऐड कर दो कि सर ये ले लो ये ले लो, उससे आपको मैं कमीशन दूँ। ठीक है, राहुल लगा सर कर देंगे, ये तो हमारा काम ही है, और किस लिए बने हम लोग, कर देंगे। सिंस हिज फर्म हैज अ बिजनेस, अब उसकी फर्म का तो बिजनेस यही है, रिलेशनशिप विद द XYZ। अब क्या हुआ, क्योंकि उसकी फर्म जो है, जो एबीसी सिक्योरिटी है और जो XYZ है, ये इसकी क्लाइंट है। XYZ कंपनी जो है वो एबीसी की क्लाइंट है। राहुल उसके यहाँ काम करता है, किसके यहाँ, एबीसी के यहाँ। उससे कह रही है सर अब आप मेरा जो है आईपीओ में पैसा लगवा दो। Since his firm has a business relationship with XYZ, the management subtly pressure Rahul to give a buy rating. अब ये जो ABC लिमिटेड थी ना, इसने कहा राहुल को भैया तू इस पे बाय रेटिंग लगा दे, बाय, क्योंकि अगर तू बाय रेटिंग देगा ना तो लोग इसका शेयर खरीदेंगे, हमें बेचने से कमीशन मिलेगी। तो मुझे बताओ राहुल क्या करेगा? Sir, he should not give a buy rating as to be biased. Should not do it. राहुल को Confidentiality of interest भी आ जाएगा ना सर, एक client. राहुल को
बाय रेटिंग देनी चाहिए अगर उसे लगे कि वो बाय रेटिंग के लिए सही है। उसे कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए और फिर उसके हिसाब से अगर उसे लगता है कि कंपनी का शेयर अच्छा है लेने के लिए तो बाय रेटिंग देनी चाहिए। अगर उसे लगता है नहीं अच्छा तो नहीं देनी चाहिए। जो कंपनी के प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए कि कंपनी में जॉब है मेरी और कंपनी ने मुझे कह दिया बाय रेटिंग दो तो बाय रेटिंग दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आंसर पढ़ते हैं क्या आया। पहले इथिकल इश्यू है इस केस में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। राहुल इज सपोज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एंड अनबाइस्ड रिसर्च। रूल के उसे इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी चाहिए और अनबाइस्ड रिकमेंडेशन दे देनी चाहिए। हाउएवर क्योंकि XYZ लिमिटेड जो है वो क्लाइंट है इस फर्म में बेनिफिट फाइनेंशियली इफ द स्टॉक गेट्स गुड रेटिंग। लेकिन XYZ अगर मान लो उसका क्लाइंट है ABC में, अगर वो बाय रेटिंग दे देगा तो उसकी कंपनी को फायदा हो सकता है। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी उसने ऐसा करा। इफ राहुल रिव्यू डिस्पाइट वीक, चलो फाइनेंशियल तो वीक है लेकिन वो कह दे ये तो पॉजिटिव है तो इसे तो मिसलीडिंग बोल देंगे। ये तो आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट तोड़ दोगे। मिसलीड इफ द स्टॉक अंडर परफॉर्म, आपकी मान लो आपने रिकमेंडेशन दे दी भाई और स्टॉक अंडर परफॉर्म कर दे, स्टॉक गिर जाए, इन्वेस्टर विल सफर लॉसेस ड्यू टू इनएक्यूरेट रिसर्च। फिर आपकी गलत रिसर्च की वजह से इन्वेस्टर्स को, और अगर एक इन्वेस्टर ने आप पे केस कर दिया और साबित कर दिया कि सर ये आपने जानबूझ के बाय रेटिंग दी थी सिर्फ उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो जितना लॉस उस इन्वेस्टर का हुआ था वो आपसे ले सकता है। हालांकि कौन केस कर रहा और कौन क्या कर रहा सारे काम होते हैं मार्केट में, लेकिन आपने नहीं करना। आप तो सब अच्छे। अगर उसने डिस्क्लोज किया कि दिस इज एज पर माय, जैसे आपने भी बताया था मेरे थॉट प्रोसेस राहुल ने तब बाय भी रेटिंग दे दी, राहुल ने बाय रेटिंग दे दी और ये साथ में ये लिख दिया कि मेरी फर्म ABC लिमिटेड का क्लाइंट है XYZ लिमिटेड। अगर वो ये लिख देगा तो कोई इसकी रिपोर्ट पे विश्वास ही नहीं करेगा। हाँ अगर उसने ये लिख दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसे बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड लेटर में लिखना पड़ेगा, आई एम अ रिलेटेड पार्टी टू द फर्म, आई एम एडवाइजिंग टू बाय। तो उसने अगर ये लिख दिया कि मैं एक रिलेटेड पार्टी हूं तो फिर उसकी रिपोर्ट पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। और वैसे भी सेबी ने मना कर रखा है रिलेटेड पार्टी से रिपोर्ट बनवाने के लिए, उसकी रिपोर्ट ही नहीं बनेगी फिर तो। रेगुलेटरी वायलेशन भी होगा अगर आप ऐसा करते हो, तो रेगुलेटरी वायलेशन भी होगा। एज पर सेबी रिसर्च एनालिस्ट मस्ट डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको बता देना चाहिए, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रिसर्च। और उसके बाद भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हाँ जी बोलिए सर। एक क्वेश्चन, मेरे पास कोई कंपनी का 1000 शेयर है, 1000 शेयर है, मैं एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया हूँ, मैं रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ। अगर मैं उसके ऊपर मैं रिसर्च मेरा रिपोर्ट पब्लिश किया तो वो क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और नहीं हो सकता है? लेसन नंबर 13 पढ़ाएंगे इसको। अगर आप किसी कंपनी के 1% के शेयर होल्डर है, 1% मैंने 10,000 1% के शेयर होल्डर तो फिर आप उस पर रिसर्च रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप 1% के शेयर होल्डर, मान लो मैं रिलायंस कंपनी का रिसर्च कर रहा था, रिलायंस का एक शेयर मेरे पास है, तो क्या मैं रिसर्च ही ना बनाऊं? है ना? अगर मेजर शेयर होल्डर हुआ, 1% शेयर होल्डिंग मेरे पास उसकी किसी कंपनी की या उसकी सब्सिडरी कंपनी, तो मैं उस पर रिसर्च नहीं बना सकता, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सारी चीजें लेसन नंबर 13 के लिए छोड़ दो। 13 लेसन में मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारा याद करने को भी कहूंगा, रट्टा मारने को कहूंगा, रट्टा मारना है आपने, कितने परसेंट आ सकते हैं, कितने साल का रजिस्ट्रेशन होता है, कितने रिसर्च रिपोर्ट देने के कितने महीने तक आप उस शेयर को खरीद भी नहीं सकते। पेपर में आया था रिपोर्ट बनाने, जिस दिन आपने रिसर्च रिपोर्ट बनाई उससे कितने दिन पहले से लेकर कितने दिन बाद तक आप उस कंपनी के शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। मुझे इसका आंसर अभी भी नहीं पता। लेसन नंबर 13 में पढ़ना और फिर मुझे भी बताना, ठीक है? तो ये सब चीजें थ्योरी है, मैं थ्योरी याद कर नहीं गया था क्योंकि मुझे अपने न्यूमेरिकल पे पूरा विश्वास था मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन आपने थ्योरी भी याद करनी है और न्यूमेरिकल भी, क्योंकि हमें आपको टॉप कराना है, हमें खाली पास नहीं करना। तो डेट ऑफ रिसर्च से और जो टारगेट प्राइस आप दे रहे हैं उस दिन तक आप नई सेल परचेज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक रूल है कि जिस दिन आपने रिसर्च की उससे कुछ दिन पहले से, जब मतलब जब से आपने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी होगी तब से रिसर्च निकलने के कुछ दिन बाद तक आप उस कंपनी के शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। ना आपकी कोई कंपनी, ना आपका कोई रिलेटिव, कोई भी नहीं कर सकता। और वो कितने, सर एक क्वेश्चन है मेरा, वो कितने दिन है वो लेसन नंबर 13 में लिखा है, वहां से पढ़ना है, याद करना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से लिख लो कहीं पे। मेरी बारी में ये आया था और मैं गलत करके आया, मुझे नहीं पता मैं क्या लगाया, मैं लगाया पता ही नहीं। हाँ आपका क्वेश्चन।
सर थ्योरी की क्वेश्चन कितने परसेंट आते हैं सर? मेरी क्लास अगर ध्यान से सुनेंगे सब आंसर दे चुका हूँ। 50% न्यूमेरिकल आते हैं, 50% थ्योरी आती है। जो 50% थ्योरी आती है उसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही होंगे। मतलब ये मानकर चलिए 100 में म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब। सर आपके केस स्टडी से ही फॉर एग्जांपल जैसे आपने केस लिया था एबीसी लिमिटेड इज अ स्टॉक ब्रोकर हु हैज एन इंडिपेंडेंट रिसर्च का अपना पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके जो रिसर्च वो अपनी रिपोर्ट तो देता है, ही हैज एंगेज्ड अनदर फर्म व्हिच इज डूइंग रिसर्च, और वो उसकी रिसर्च भी अपने क्लाइंट्स को देता है। एंड क्लाइंट्स आर नॉट अवेयर वेदर ये अंडर हिज ओन ब्रांड नेम कि मैं सपोज एक्सवाईजेड एबीसी लिमिटेड के अंदर ही मैं आपको वो रिसर्च रिपोर्ट देता हूँ। क्लाइंट इज नॉट एज अ क्लाइंट यू आर नॉट अवेयर कि एसएमसी सॉरी अपनी कंपनी का बात कि ये एबीसी लिमिटेड का है कि ये किसी और कंपनी से मैंने लिया है और मैंने आपको दे दिया, आपने उस पे फेथ करके इन्वेस्ट कर दिया उस रिपोर्ट पे, वेदर दैट रिपोर्ट डज नॉट बिलोंग टू माय कंपनी एंड यू आर बेसिकली एंगेज्ड इन ब्रोकिंग। जो एनालिस्ट होता है जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी उसका नाम सबसे पहले लिखा होता है रिपोर्ट के ऊपर। इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे पहला काम होता है जिस एनालिस्ट ने वो रिपोर्ट बनाई है, जो उसकी गारंटी कर रहा है कि मैंने बनाई है, उसका नाम लिखा होता है उसके। तो अगर क्लाइंट में दे दिया इस बंदे ने बनाई है तो उसे तो सब पता चल ही गया है, ठीक है ना। और अगर तो जो रिसर्च एनालिस्ट है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था उसे प्रूव करना पड़ेगा सर मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, मैंने कुछ पैसे वैसे नहीं खाए, मैंने कुछ गलत नहीं बताया, जो मुझे पता था मैंने सब लिख दिया रिपोर्ट में। अगर वो साबित कर देगा तो वो बच जाएगा, वरना पेनल्टी देगा। ठीक है, मैं आपसे बाद में व्हाट्सएप पे और डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा ये डिस्कशन। लंबा जाएगा। आप मुझे अपना पूरा केस लिख कर भेजना, फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके आंसर दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी दूंगा क्वेश्चन और आंसर दोनों बाद में, अगर मुझे लगेगा भेजना चाहिए। और कोई क्वेरी तो नहीं, तुम आगे बढ़े। नहीं तो थैंक यू। रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक और ले लीजिए। ये 2001 का केस है, द एनरोल स्कैंडल 2001 आया था। ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को अच्छा करने की वजह से मैंने इसमें डाल दिया, बाकी ये कोर्स वोर्स का पार्ट नहीं है, ना बुक में कभी ना पेपर में भी कभी आया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड एनालिस्ट रिलेटेड एनरोल स्टॉक एज अ स्ट्रॉन्ग बाय। उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंक था और उसका जो एनालिस्ट था उसने कहा एनरोल स्टॉक को खरीदो, स्ट्रॉन्ग बाय दे दी। किसने कही है? एनालिस्ट ने। ये एक एनालिस्ट था एनरोल स्कैंडल, एनरोल वालों ने, एनरॉन वालों ने कहा इसे खरीद लो एनरोल स्टॉक, स्ट्रॉन्ग बाय दी इवन व्हेन इट्स फाइनेंशियल वर वीक। और उसके वीक थे फाइनेंशियल, कंपनी में कोई दम नहीं था, फिर भी एक एनालिस्ट ने बोल दिया कि भैया इसे खरीद लो। दिस वाज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पर उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था। बैंक हैड बिजनेस टाइज विद द एनरॉन। बैंक ने जो है ना एनरॉन से बहुत बड़ा बिजनेस टाई अप किया हुआ था और उसे लोन दे रखा था, और लोन के बदले उसके शेयर जो अपने पास गिरवी रखे हुए थे। अगर वो शेयर का रेट गिर जाता तो बेचारा लोन कहां से निकालता अपना। तो इसने कहा इसका शेयर नहीं गिरना चाहिए, तो बैंक ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाल ली और उसमें कह दिया एनरॉन के शेयर को बाय करो, और शेयर भागने लगा। इन्वेस्टर लॉस्ट, और थोड़े दिनों बाद जब वो उसके रिजल्ट बेकार आए तो इन्वेस्टर लॉस्ट बिलियंस, बहुत अरबों रुपए खत्म कर दिए। व्हेन एनरोल कोलैप्स ड्यू टू फ्रॉड, उसके अंदर फ्रॉड निकला और एनरॉन कंपनी कोलैप्स हो गई। तो लेसन फॉर रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट के लिए लेसन क्या है इसमें? ऑलवेज प्रोवाइड इंडिपेंडेंट और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस देना है आपको, एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर नहीं आना। जॉब छोड़ दो लेकिन उल्टी सीधी रिपोर्ट मत देना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, एसेंशियल टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी। कंक्लूजन क्या है? इथिकल रिसर्च एनालिस्ट मस्ट ऑलवेज प्रायोरिटाइज इन्वेस्टर इंटरेस्ट। एक तो इन्वेस्टर के बिहाफ पे काम करना चाहिए, इन्वेस्टर के फायदे में काम करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कंप्लायंस होना चाहिए रिलेशनशिप्स का, सेबी रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जब बाद में पता चला था तो उस बैंक को पेनल्टी लगी, ठीक है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आ सकती है। EMH क्या होता है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में मेरे आया था। क्या द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस तो के नाम से तो वहां नहीं आया था, क्या आया था वो बता देता। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है? इज अ फाइनेंशियल थ्योरी, एक फाइनेंशियल थ्योरी है, किसी बंदे ने एक थ्योरी दी, उसका नाम रख दिया EMH। उस थ्योरी में क्या लिखा है? ये बोलता है स्टॉक प्राइसेस फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन टाइम। वो कह रहा है अगर किसी कंपनी का शेयर 500 रुपए चल रहा है ना,
तो वो 500 रुपए इसलिए चल रहा है कि कितने रुपए वो इस टाइम कमा रहा है उसे वो भी पता है, कितने रुपए वो इन फ्यूचर कमाने वाला है उसे वो भी पता है, कितने % की ग्रोथ आएगी वो भी उसे पता है, कोई बंदे को साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है वो भी उसे पता है। मतलब जितनी भी चीजें आपकी मार्केट डोमेन में है ना, वो सब कुछ फैक्टर इन होने के बाद ये रेट आता है 500 रुपए, जो मार्केट में रेट चलता है। अब जो मार्केट वालों को सबको पहले से पता है वो तो फैक्टर इन पहले से हो चुका है। अब जरा ध्यान समझिए, जैसे मुझे पता है कि अगली फेड की मीटिंग आएगी तो उसमें फेड वाले 25 पैसे घटा सकते हैं। अगर वो सच में 25 पैसे घटा दे तो मार्केट को कुछ नहीं होगा, तो मार्केट को पहले ही पता है। अगर मार्केट को पहले से ही पता है कि फेड मीटिंग में 25 पैसे रेट घटेगा और 25 ही पैसे घट जाए, तो ना मार्केट गिरेगी ना बढ़ेगी, तो मार्केट को पहले से ही पता है ना। ये वाली चीज तो मार्केट में फैक्टर इन हो रखी है। बात तो तब है वो 25 पैसे की जगह 50 पैसे घटा दे तो मार्केट भागेगी। और अगर वो 25 पैसे जो हमें लग रहा था घटा देंगे और अगर ना घटाएं तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन मार्केट गिर जाएगी। तो मार्केट में जो रेट चल रहा होता है ना, उसमें जो प्रेजेंट की जो जितनी भी न्यूज होती है वो सब पहले से फैक्टर इन होती है। अब जो नई न्यूज आएगी वो चेक करना पड़ता है, सर ये पॉजिटिव हमारे लिए थी न्यूज जो अब आई है, सरप्राइज था, पॉजिटिव सरप्राइज था या नेगेटिव सरप्राइज था। अगर नेगेटिव सरप्राइज होता है तो चाहे वो न्यूज अच्छी भी हो, क्योंकि अगर वो नेगेटिव सरप्राइज है तो मार्केट गिर जाएगी, और अगर वो पॉजिटिव सरप्राइज है तो मार्केट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो सरप्राइज ना हो, सिर्फ वही न्यूज जो हमें पहले से ही लग रहा था ऐसा होगा, तो फिर मार्केट को कुछ नहीं होगा, मार्केट वहीं की वहीं रहेगी। तो ये वाली बात किसने बताई? EMH ने बताई कि सारी की सारी चीजें जो है उसके अंदर फैक्टर इन होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम चार्ट रीडिंग बोलते हैं इज इनइफेक्टिव इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस। कह रहा है टेक्निकल एनालिसिस इनइफेक्टिव है फ्यूचर प्राइस बताने के इस थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि वो कहता है कि सारी की सारी न्यूज तो पहले से ही फैक्टर इन है, रेट तो ऊपर नीचे होएगा नहीं जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आएगी। और टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है भैया रेट तो पूरे दिन ऊपर नीचे होता ही रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के हाथ चलता है, उसे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कोई न्यूज आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, जिसको थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है वो बताओ, सर कोई शेयर ये उसका रेजिस्टेंस लेवल था, तो अपने रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने के बाद शेयर क्या करता है? ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होता है और शेयर ऊपर ही चला जाता है। ये क्वेश्चन मेरी पास आया था, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, आफ्टर अ ब्रेकआउट शेयर, फर्स्ट ऑप्शन गोज अप, सेकंड ऑप्शन मे गोज अप और डाउन, थर्ड ऑप्शन गो डाउन। तो आंसर इसका आएगा आफ्टर अ ब्रेकआउट शेयर गोज अप टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये ऑप्शन भी था उसके अंदर जिसमें मैं टिक करके आया। क्वेश्चन था आफ्टर अ ब्रेकआउट, ऑप्शन में लिखा हुआ था शेयर गोज अप टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस था ना, ये जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा कहां तक ऊपर जाएगा? जब तक कि अगला रेजिस्टेंस नहीं आता, अगले रेजिस्टेंस तक तो जाएगा, फिर वहां से गिर सकता है। और अगर इसने किसी वजह से अगला रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया तो फिर जो इससे अगला रेजिस्टेंस होगा वहां तक जाएगा। ठीक, तो पेपर में क्वेश्चन आया था। लेकिन जो EMH थ्योरी है ये कहती है कि ये टेक्निकल एनालिसिस चार्ट वगैरह कुछ नहीं होते, कंपनी की जो भी न्यूज होती है वो फैक्टर इन होती है। तो जब तक कोई नई न्यूज नहीं आएगी ना शेयर गिरेगा ना बढ़ेगा, ऐसा इज्यूम करके चलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। EMH थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। ये बोलता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इनटू द प्राइस, इसका मीनिंग ये है। और दूसरी बात इसने ये बोली, टेक्निकल एनालिसिस इन इनफेक्टिव। इस वाली थ्योरी के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस तो बेकार है इस वाली थ्योरी के हिसाब से। तो सर इसे एक बारी और एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? EMH थ्योरी आई एक, उसने दो बातें बोली। एक, मैं टेक्निकल एनालिसिस को नहीं मानता, वो इनफेक्टिव है। उसने बात बोली ऐसा है नहीं, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये EMH थ्योरी जिसने दी थी उसने बात बोली भैया मैं नहीं मानता टेक्निकल एनालिसिस को, बेकार है। दूसरा पॉइंट इसने बोला कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, स्टॉक प्राइस आर फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एट गिवन टाइम। कह रहा है कि अभी तक की जितनी न्यूज हमें पता है ना, जितनी न्यूज आज तक कंपनी ने निकल गई बाहर, वो सब कुछ स्टॉक के रेट में फैक्टर इन हो चुकी है। मतलब उस वाले न्यूज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर कोई नई न्यूज आएगी तो उसकी वजह से शेयर घटता या बढ़ता है। ये बात बोली EMH ने। ये दो पॉइंट है, बाकी अलावा इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। और उसके बाद सैंपल क्वेश्चन बैंक आ गया, ये आपने करना ही होगा, कर लिया होगा आपने। उसके बाद हमने चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया था, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट, ये आपने पूरा पढ़ लिया है। फर्स्ट चैप्टर मैंने थोड़ा सा छुड़वाया था तो मैंने पढ़ा दिया है, और सेकंड चैप्टर मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया, सारा पढ़ाया था, आपने कल पढ़ लिया था। थर्ड चैप्टर भी मैंने 2 पेज पढ़ा दिए थे, मैं उस पर आ रहा हूँ।
ये आगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इक्विटी एंड डेट मार्केट्स का 1-2 पेज मैंने पढ़ा दिया था, वो पढ़ाने के बाद आगे बढ़ रहा हूँ। यूज्ड इन पीबी, पीबी का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। सर अभी मेरे से पूछ रहे थे, वो यही है। व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पढ़ा दिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट वैल्यू पढ़ा दिया था, यहां तक पढ़ा दिया था। इंट्रिंसिक वैल्यू भी कल पढ़ा दी थी, और हमने यहाँ तक एंटरप्राइज वैल्यू में आज पढ़ाना है, और एंटरप्राइज वैल्यू पे 3 क्वेश्चन आए थे, यहाँ तक हमने कल पढ़ा दिया था। एंटरप्राइजेज वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें 3-4 क्वेश्चन आएंगे। ये न्यूमेरिकल पार्ट है। ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको आगे चैप्टर में दोबारा आएगा। अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ाएंगे, फॉर्मूला आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। और एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। मतलब एंटरप्राइज वैल्यू 3 से 4 नंबर का कंसेप्ट है, ये पूरा एक कंसेप्ट 4 नंबर का है। 4 क्वेश्चन आएंगे इस पे, और जो 4-6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं वो एंटरप्राइज वैल्यू भी आएंगे ज्यादातर। मतलब टिपिकल कंसेप्ट एंटरप्राइज वैल्यू निकालना, अगर ध्यान समझिए। एंटरप्राइज वैल्यू रेफर्स टू ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है सर अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस, अगर मैं आज बिल्कुल सेम बिजनेस बनाना चाहूँ तो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस। मान लीजिए सर मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री को लगाने के लिए 50 लाख तो मैंने अपने लगाए और 25 लाख का मैंने लोन लिया, तो ये फैक्ट्री लगाने के लिए कितने पैसे लगाए, 75 लाख रुपए। एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है, 75 लाख। अगर मैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पूछूं तो वो है 50 लाख। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है अपनी कैपिटल, बाहर वाले की नहीं। इसमें अपने 50 लाख है, 25 लाख तो लोन है, वो छोड़ दो। लेकिन जब वैल्यू बोलता हूं तो उसके अंदर ये अपनी कैपिटल, वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को छोड़ दो, क्या होता है वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, दोनों के दोनों कैपिटल, और लोन भी, कैपिटल भी और जो लोन लिया वो भी, और उसमें से लेस कर दो कैश, लेस कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एंटरप्राइज का फॉर्मूला हो गया कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, प्लस डेट माइनस कैश, और अगर कोई एक्सपेंस हो तो वो भी, अगर हो तो वो भी लेस हो। तो हमें समझ में आ गया सर, एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस डेट। सबको सर एक बार और बता दीजिए। एक बार होता सर, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व, यही होता है ना, कल बताया था ना। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सर मेरा पैसा कितना, शेयर होल्डर का कितना, जो कैपिटल है वो भी उसकी है, रिजर्व भी जितने पड़े हैं वो सब उसके हैं, और उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दो, उसको देने पड़ेंगे। तो जो नेट वैल्यू आती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इसका दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। दोनों फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू में ये सब चीजें तो लेनी है, मतलब कि तो लेनी है, प्लस डेट और ले लो बस। Intrinsic value and book value is the same. हाँ Intrinsic value and book value is the same. बिल्कुल, इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होते हैं, ये बात मैंने कल बताई थी। और कोई क्वेरी? The value for the individual company should be based on their fair market value। कह रहा है कि कंपनी की fair market value पे निकालनी चाहिए। However, since it is difficult to obtain fair market value, देखो fair market value निकालना इतना आसान होता है अनलिस्टेड सिक्योरिटी की या फिर बैंक डेट की, तो एनालिस्ट बैलेंस शीट वैल्यू निकालता है और फेयर मार्केट वैल्यू उसी को मान लेता है, क्योंकि वहां पर वो अवेलेबल नहीं है। तो बैलेंस शीट से उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और बुक वैल्यू को भी फेयर वैल्यू माना जा सकता है इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर। तो जब किसी अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे होंगे तो वहां पर बुक वैल्यू को ले लोगे, किसी लिस्टेड कंपनी की करोगे तो बुक वैल्यू को नहीं लोगे। एक क्वेश्चन आया था सर कहां कहां पर बुक वैल्यू यूज करते हैं, तो बता दिया।
अनलिस्टेड कंपनी के शेयर, डेट्स और बॉन्ड्स की वैल्यूएशन करते समय उसकी बुक वैल्यू को ही लेना पड़ता है। और लिस्टेड कंपनी में तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं जो शेयर मार्केट की रेट चल रहा है उसी। डिविडेंड पर शेयर निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, कल सिखा दिया था। सर एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पे डेट प्लस क्यों करते हैं, माइनस क्यों नहीं करते? सर एंटरप्राइज वैल्यू, आपकी वैल्यू नहीं पूछी, आपकी कंपनी की वैल्यू पूछी। और कंपनी बनाने में दो बंदों का पैसा लगा, एक आपका पैसा लगा और एक आपको देने वाले का लगा। वैल्यू मतलब अगर इस कंपनी को कोई बंदा आज खरीदना चाहे तो उसे पहले आपके वाले पैसे देने पड़ेंगे, फिर लोन वाले के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो उसे तब पता चलेगा एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब सेम कंपनी अगर मैं खरीदना चाहूँ कितने की, यानी कि लोन की वैल्यू इंक्लूड करके और आपकी वैल्यू इंक्लूड करके जो होगी उसे एंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं। सर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भूल जाओ, अभी नहीं सिखा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो सिखा दूं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का चैप्टर इतना बड़ा है कि 15 दिन लगेंगे खत्म होने में, इसलिए नहीं सिखा। सर मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये पीछे वाले पेज में वो आया था कि टेक्निकल एनालिसिस जो है हमको शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताता है या लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बताता है? ये कहीं पढ़ा था क्वेश्चन सर। इंपॉर्टेंट चीज है ये, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा शॉर्ट टर्म में यूज होता है, फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा लॉन्ग टर्म में यूज होता है। डिविडेंड पर शेयर पढ़ लेते हैं। डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, कल बता दी थी ये बात हमने। अगर किसी कंपनी ने कहा कि 40% डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी विल ट्रांसलेट टू डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 10 है, 10 का 40% 4%, तो 40% का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, फेस वैल्यू का 4%। मान लो वो शेयर 500 रुपए का चल रहा है लेकिन डिविडेंड उसे 4 रुपए मिला। अब जब यील्ड निकालनी होगी तो 4 डिवाइडेड बाय 500 करके इंटू 100 करके आंसर निकाल लेना, 0.8% आएगा। तो डिविडेंड यील्ड हो गई 0.8%। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाता है। प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अपॉन सेल। ये भी कर लोगे। एक कंपनी है सर, ये हमारे देवास के बंदे इंदौर के पास में है, टूल्स बनाती है और वो इतना डिविडेंड देती है, इतना डिविडेंड देती है कि जितनी उसके शेयर प्राइस नहीं है उतना डिविडेंड देती है, बट उसके शेयर सारे प्रमोटर के पास में कोई खरीद ही नहीं पाता है। खरीद ही नहीं पाता नहीं है, प्रमोटर बेच ही नहीं रहा है। हाँ इन्वेस्टमेंट के शेयर ना सारे प्रमोटर के पास है, वो बेचता ही नहीं है। और वो एशियन पेंट का मालिक है, तो उसकी मर्जी है ना, उसके शेयर हैं और पैसा ले सके। जो खुद ही प्रमोटर है तो अपनी तरफ से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करता रहता है, कंपनी कमा रही है तो डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, तो उसकी मर्जी है ना, कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उतना डिविडेंड दे सकती है, ये उनकी मर्जी है। सर लेकिन जब स्टॉक मार्केट में यदि कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक मार्केट का एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई लिक्विडिटी को बढ़ाना और सेल प्रोसेस होते रहे, तो जो कंपनी बात आपने की है वो तो लिस्टेड है ही नहीं नहीं मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, क्या नाम है उसका, पेपाड़िया टूल, वो लिस्टेड है। लिस्टेड है। हाँ वो लिस्टेड है, तो सर सेबी इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती कि भैया आप लोग जो है शेयर दे भी नहीं रहे और मार्केट में कोई बेच ही नहीं रहा, कोई ट्रेड परचेज हो ही नहीं रहा है। लिस्ट होने के लिए मिनिमम 25% स्टेक अपना डाइल्यूट करना जरूरी है। तो पहली बात तो प्रमोटर के पास 75% से कम स्टेक होगा, 25% मार्केट में ही है। पेपाड़िया टूल सर एक बार आप चेक कीजिएगा फिर। सर बिना 25% डाइल्यूट करे वो लिस्ट ही नहीं हो सकती। नहीं वो लिस्टेड है सर। तो फिर इसका मतलब प्रमोटर के पास 75% से कम होगा। बाजार में उपलब्ध ही नहीं है शेयर, एलएलसी के जैसे ही उसकी हिस्सा है सर। तो मतलब उसने 25% शेयर जो मार्केट में बेच रखे हैं वो लोग भी नहीं बेचना चाहते, उसकी ट्रेड ही नहीं हो रही। हाँ तो जो कंपनियों का सब उनके है, जिन कंपनियों में ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होता है, सेबी उसे ए लिस्ट और बी लिस्ट में कैटेगरी में डाल देती है, ट्रेड टू ट्रेड सेक्टर में डाल देती है। इससे ज्यादा जबरदस्ती थोड़ी ट्रेड करवाएगी सेबी, थोड़ी ये रूल पारित कर देगी अरे चंद्रकांत जी आपके घर में जो शेयर रखे बेचो, ऐसा थोड़ी। चंद्रकांत जी की मर्जी नहीं बेचता, सचिन जी से कहेगी सचिन जी अपने पड़ोसी के जो शेयर ला के बिचवाओ जल्दी, अरे भाई नहीं बेच रहा, वो नहीं मर्जी उसकी,
नहीं बेचता। सेबी इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सेबी उस पे ट्रेड सेगमेंट में डाल देती है, उस पे कैपिंग लगा देती है, एक दिन में 5% ज्यादा बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, जिससे कि कोई फालतू के फ्रॉड बाजी ना हो। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट डीवीआर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आप पढ़ लेंगे। करंट यील्ड में आपको पढ़ा चुका हूँ। करंट यील्ड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। यील्ड निकल जाती है, फॉर्मूला लर्न कर लेना। जीरो कूपन बोर्ड में थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया आपको। बॉन्ड विच डू नॉट पे कूपन, इंटरेस्ट तो देते नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड कहलाते हैं। और सिंपली जीरो such bonds are issued at a discount to their face value and redeemed at par. Thus the return on these bonds is not in the form of periodic payment interest but in the form of difference between the issue price and the redemption price. जो डिफरेंस होता है 20 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, वही आपका प्रॉफिट होता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कौन होते हैं? ऐसे बॉन्ड जिनका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, इंटरेस्ट फिक्स है तो फिक्स रेट हो गए, और जिनका इंटरेस्ट फ्लोटिंग है मतलब आरबीआई के रेट से 2% एक्स्ट्रा दूंगा, तो इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। तो जैसे जैसे आरबीआई का रेट ऊपर नीचे होगा, इनका रेट ऊपर नीचे होता है, इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। एक्सटर्नल बॉन्ड क्या होते हैं सर? इन्हें ये लो मसाला बॉन्ड आ गए भैया। एक्सटर्नल बॉन्ड्स आल्सो रेफर्ड एज यूरो बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी इन द कंट्री इन व्हिच इट इज इशूड। इन्हीं को मसाला बॉन्ड भी बोलते हैं। एग्जांपल, एक कंपनी है यूएस की, अमेरिका की कंपनी है, डॉलर में उसका शेयर होना चाहिए, डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन कुवैत में है, इट वुड बी रेफर्ड एज यूरो बॉन्ड, और उसका जो शेयर है वो यूरो में है कुवैत में, तो उसे यूरो बॉन्ड बोल देंगे। एज अ करेंसी ऑफ बॉन्ड इज यूएसडी इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन व्हिच इट इज इशूड। अब अगर कोई कंपनी है, वो है तो अमेरिका की, लेकिन अपना बॉन्ड इशू कर रही है कुवैत में, तो उसे यूरो बॉन्ड बोल देंगे। एक्सटर्नल बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीस, अगर इंडियन रुपीस में होगा तो उसे मसाला बॉन्ड बोल देंगे। लर्न कर लो। कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया में अपना बॉन्ड इशू करती है इंडियन रुपीस में, उसे मसाला बॉन्ड बोला जाता है। किसी ने मेरे से मसाला बॉन्ड का पूछा था, मैंने उसे बताया कि था यूरो से रिलेटेड है इसका आंसर। तो यूरो से रिलेटेड नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इंडियन रुपीस में अपना बॉन्ड इशू करेगी तो उसे मसाला बॉन्ड बोलते हैं। These bonds are issued outside of India but are denominated in Indian rupees. अब क्या होगा, ये आउटसाइड इंडिया इशू किए जाएंगे लेकिन इंडियन रुपीस में होंगे, तो इसे मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड्स वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन November 2014 by the International Finance Corporation and was listed in the London Stock Exchange. ये बात याद कर लेना। 2014 में पहली बार इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये बॉन्ड इशू करे थे, और कहां करे थे? लंदन में करे थे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस आगे जो कल पढ़ाया था, देखो। इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। ये मैं कल समझा चुका हूं क्यों, ये आप पढ़ लें। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बॉन्ड फाइल प्राइस फॉल। क्यों होता है? कल एग्जांपल देके समझा चुका हूं, इसे पढ़ लें। डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जैसे अभी आरबीआई जो है, हो सकता है कि कुछ रेट डिस्काउंट करेगा, तो यदि वो रेट डिस्काउंट करेगा तो जो अपने डेट फंड है जो नॉर्मली 6-7% देते हैं, तो क्या ये डेट फंड ज्यादा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी इनकी? 7 की जगह 8 दे देंगे। ठीक है सर। इस टाइम आपको डेट में पैसा लगाना चाहिए। अगले 2 साल में कम से कम 1% इंटरेस्ट रेट घटेगा। अभी जो आरबीआई का रेट चल रहा है वो 7% चल रहा है, अगले 1 से 1.5 साल में वो 6% हो जाएगा। अगर कोई चीज 7% से 6% होगी ना, तो आपके डेट पे 15% का फर्क पड़ेगा। यानी कि अगले 1.5 साल में 15% तो डेट की रिटर्न इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से आ जाएगी, और जो 7% आप पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो अलग। यानी कि अगर कोई 2 या 3 साल के डेट में इन्वेस्ट कर दे ना, 3 साल में कम से कम बता रहा हूँ, 3 साल में 30-35% कमा लेगा। मतलब 7% की जगह 11% कमा लेगा, एकदम सेफ। टाइप्स ऑफ बॉन्ड यही हमारे को सीखना है सर अभी आपसे। नहीं, मैं तो सिखाता रहूंगा ऐसे। एंटरप्राइज वैल्यू का मैंने फॉर्मूला एक और लिख दिया, ये ना। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जो आपको भी बताया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि कैपिटल, मार्केट कैप और टोटल डेट, उसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेस कर देंगे। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये समझ में नहीं
ये जो मैंने ऊपर लिखा था, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ये वही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैं कल समझा चुका हूँ आपको कल बता दी थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, ध्यान समझो, सेम क्वेश्चन आया था। अब आपने बिना आंसर देखे सॉल्व करना है। चलो करो। शेयर कैपिटल दे रखी है कंपनी की 500 रुपए, शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस है 500 रुपए, आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लाख और टोटल डेट है 20 करोड़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 5 करोड़। तो बताओ जी, एंटरप्राइज वैल्यू बताओ जरा कंपनी की। बीस करोड़ को माइनस कर देंगे फिर। नहीं, आप देखो ना, मेरा तो इतनी देर में आंसर भी आ गया। प्राइस वैल्यू बताओ। चलो 65 करोड़। कैपिटल बताओ कितनी है। 65 आएगा। 65 तो नहीं आएगा। तो 5,020 crores. कैपिटल हो गई 500 into 10 lakhs, 50 करोड़ सर। 50 करोड़। डेट कितना हो गया? डेट है 20 करोड़। 50 में 70 माइनस कैश हो गया 500। ये 500 to 10 lakhs करूंगा तो 50 करोड़ आ जाएगा, प्लस 20 माइनस 5, आंसर आ गया 65। बस एक नंबर आ गया। से काम करते हैं। किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी? अरे कोई है क्या सर? अभी एक बार और समझा दो। सबको समझ में आ गया? कितने इजी से हलवे हलवे क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन था, बताओ इसे न्यूमेरिकल बोलते हैं? बेकार न्यूमेरिकल। बस ये ठीक कराना, सारे पास हो जाओ। नहीं सर, आप लोग हमको बता रहे हैं पेपर है नहीं सर, आप अभी हम लोग को चाह रहे हैं के क्वेश्चन है, पर आएंगे से टफ वाले क्वेश्चन। नहीं, पेपर में ये क्वेश्चन सेम आया हुआ था। ओके। अरे जिसको फॉर्मूला पता हो, जिसको ये पता हो कैपिटल मार्केट कैप कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके निकलेगी, उसके लिए तो इजी है। बाकी जिसको नहीं पता वो तो घूमता रहेगा ना, करता रहेगा, मिक्स सब्जी बनाएगा, कभी इसकी मल्टीप्लाई करके देख ले, कभी इसकी, और यार तो ऑप्शन में ही नहीं है, उसका आंसर ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा उसे, वो बेचारा परेशान होता रहेगा क्या करूं। जिसको पढ़ लिया, जिस चीज को आपने पढ़ लिया वो इजी हो जाती है। अरे हार्ड और इजी की डेफिनेशन क्या है? एक पेपर आया बड़ा हार्ड था, लेकिन बच्चा पढ़ के गया था, कह रहा बड़ा इजी पेपर था, मैंने सारा कर दिया। दूसरा बच्चा कह रहा मेरे तो सारे बाल उड़ गए यार, मेरे को समझ में नहीं आया, वो पढ़ के ही नहीं गया था। तो इजी और हार्ड की डेफिनेशन ये होती है, अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए सब कुछ इजी है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो इजी पेपर भी हार्ड लगेगा जब पढ़ के ही नहीं गया। तो पढ़कर जाना है जिससे कि सब कुछ इजी लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे बस, फिर ऑफ कर देंगे। 65 करोड़ आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन ये सब पढ़ लेना आप। कॉलेबल बॉन्ड्स बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलेबल बॉन्ड भी मेरे पेपर में आया था। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है? इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला, कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है? कॉलेबल बॉन्ड वो जिसे कभी भी वापस खरीदा जा सके। कौन किसके पास ये ऑप्शन? ऑप्शन ऑफ अ कंपनी, नॉट इन्वेस्टर। कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि भाई हमारे पे फालतू पैसे हो तो हम कभी भी पैसे देके तुमसे खरीद लेंगे, वो होता है कॉलेबल बॉन्ड। कितने पैसों में खरीद? वैल्यू पे 100 रुपए की चीज 100 रुपए दे देंगे और क्या ब्याज देना बंद कर देंगे। जो बाईबैक करते वही थी ना, बाईबैक। शेयर का बाईबैक करते हैं, ये बॉन्ड का बाईबैक है। तो बॉन्ड के बाईबैक कभी भी हो सकता है। तो ये कंपनी का राइट है, किसका? इश्यूअर का। इश्यूअर मतलब कंपनी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंपनी का राइट है। तो एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि किसके राइट किसका है? ये कंपनी का कि इन्वेस्टर का? कंपनी का। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें? दूसरा क्वेश्चन ये आता है, issuer can refinance debt at a lower interest rate if market rates drop। कह रहा है इसमें इश्यूर, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, तो मुझे बताओ
इश्यूअर इस वाले को कॉल करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर, कॉल कर लेगा कॉल कॉल कर करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे? मान लो उसने बॉन्ड इशू कर रखे थे 10% के, अब रेट गिर के हो गया 8%, तो वो 10% क्यों देगा? वो क्या करेगा, 10% वाले बॉन्ड के पैसे दे देगा, ये पकड़ो पैसे, और अपना बॉन्ड खत्म कर देगा, फिर 8% में नया बॉन्ड इशू करेगा। यही लिखा हुआ है, इश्यूअर कैन रीफाइनेंस, रीफाइनेंस मतलब 10% वाला तो पे कर देगा और 8% वाला नया इशू कर देगा। इश्यूअर कैन रीफाइनेंस डेट एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट इफ मार्केट रेट्स ड्रॉप। अब पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि कॉलेबल बॉन्ड्स को कब कॉल किया जाता है, तो ऑप्शन इन द राइजिंग सिचुएशन, इन द डिक्लाइनिंग सिचुएशन, तो आप आंसर दोगे इन द डिक्लाइनिंग रेट्स। अगर रेट गिर रहे होंगे तो कॉलेबल बॉन्ड को कॉल करेंगे। समझ में आ गया? सर इसमें अगर इशूअर चाहे तो ही कैन इशू द फ्रेश बॉन्ड्स टू सेम इन्वेस्टर्स बैक अगेन। कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर लेने को तैयार है तो। इट कैन बी अ केस ऑफ स्वैप आल्सो, स्वैप कर दो। स्वैप कर देते हैं इसमें, लेकिन रेट बढ़ जाएगा ना। कॉलेबल बॉन्ड का कभी रेट नहीं बढ़ता, कॉलेबल तो जैसा बॉन्ड रेट का गिर कभी भी रेट नहीं बढ़ता, क्योंकि वो कॉल कर लेंगे, वो पैसे कम देंगे। 10 अगर हम नहीं बेचना चाहे तो? 8% में दे सकते हैं। हाँ, कॉलेब मैं कह रहा हूँ अगर मान लो रेट 10 से 8 हो भी गया तब भी कॉलेबल बॉन्ड का रेट नहीं बढ़ता। सर अगर बेचना ना चाहे तो, वापस देना ना चाहे तो, कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है हमारे पास कि हम वापस ही करें नहीं, बॉन्ड्स तो को। ये कंपनी का राइट है, कंपनी अगर कहेगी तो आपको वापस करना ही पड़ेगा। ये तो अच्छा, ये राइट है। उस नाम से अगर इशू करेगी तो उस नाम से इशू करेगी तो वो हो जाएगा। ये कॉलेबल नॉर्मल बॉन्ड है, इसमें कंपनी ये कहती है भाई जितने दिन के लिए मुझे पैसे दे दो दिन दूंगी बस, बाकी मैं ब्याज दे दूंगी, मैं कभी भी पैसे दे सकती हूँ। इसमें इसके साथ इशू होते हैं कॉलेबल बॉन्ड, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाईयर होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का अपना राइट है, जब मर्जी पैसे दे देगी, तो इन्वेस्टर कहता है फिर मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा 1-2% इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। लेना इश्यूएंस वगैरह कैसे रिडीम होता है, कैसे क्या होता है, सब लिखा हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ोगे तो हो भी जाएगा। क्वेश्चंस भी है, ये भी करना, और आपका ये चैप्टर खत्म।